गुड इवनिंग चिन्मय। लेट्स स्टार्ट टुडेज। हाँ, आज भी कोई नहीं है, सो आई हैव टू प्लान अबाउट समथिंग। ठीक है कि मॉर्निंग में कर लेते हैं क्लास, और थोड़ा सा मुझे प्रमोट करना होगा ताकि 3-4 लोग और आ जाएं। आई हैव नॉट बीन प्रमोटिंग दिस क्लास, सो आई विल बी प्रमोटिंग नाउ। बट मैं चाहता हूँ नए मॉड्यूल से प्रमोट करूँ, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करके करंट इलेक्ट्रिसिटी सबका एक छोटा छोटा मॉड्यूल बना के, और उनमें ही 4-5 बच्चों को बस इनवाइट करूँ। सो तरह से करेंगे। आ, इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे जिनको दिक्कत हो वो वाला पार्ट वो अटेंड कर सके। सो कल बात हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे कल। तो डाइपोल में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे, एक्सिस, इक्वेटर और एक जनरल पॉइंट, इन सब पे देखा। नाउ लेट्स टुडे टॉक अबाउट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट जो है ऑन इट्स एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज प्लस क्यू है, मिलके डाइपोल बना रहे हैं। लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, और हमारे पास एक पॉइंट है P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे, प्लस चार्ज के कारण होगा, दैट इज V प्लस चार्ज प्लस V माइनस चार्ज, दोनों के कारण पोटेंशियल होगा। सो नेट पोटेंशियल V जो हो जाएगा ऑन इट्स एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू K Q, यदि प्लस चार्ज के बारे में कह रहे हैं, और डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी R माइनस A हो जाएगा, और दूसरा जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी K माइनस Q, और इधर की तरफ R प्लस A हो जाएगा। सो बेसिकली दिस विल गिव अस KQ, और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A divided by R square minus A square. So this potential will be, this A gets cancelled, this R gets cancelled out, and we have 2KQ A upon R square minus A square. So basically हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं K, और जो ये Q into 2A है, Q into 2A है, Q into 2A, इस पूरे टर्म को हम P लिख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो डाइपोल कंसिडर कर रहे हैं, द डाइपोल वी आर कंसिडरिंग, वो डाइपोल जो है वेरी स्मॉल डाइपोल है, और वेरी स्मॉल डाइपोल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो जो A, उनके दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट A इज वेरी वेरी लेस देन R। तो ऐसे डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी KP अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज R स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन A स्क्वायर। सो ये हमारा पोटेंशियल हो गया किस पॉइंट पे, ये पोटेंशियल हमारा एक्सिस पे हो गया। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। अब यदि हम सेकेंड पॉइंट का बात करें, ऑन द इक्वेटर, डाइपोल, डाइपोल के कारण कि हमारे पास डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इक्वेटर पे एक पॉइंट है P,
which is at a distance r, let's say this is a, और हम इस पॉइंट पे हम पता करते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो फिर से दोनों का सम होगा, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण जो सम होगा दैट विल बी द पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू, पॉजिटिव चार्ज के कारण ले, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस वी हैव टू टेक एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, so this is r square plus a square under root plus k minus q charge के कारण हो जाएगा r square plus a square under root। so basically both these terms get cancelled out और potential जो होगा वो zero हो जाएगा। so the potential will come out to be zero। तो basically हम यहाँ पे कह सकते हैं कि on the axis v is present on the axis, ठीक है, v is 0 on the equator, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे v प्रेजेंट होगा, v का वैल्यू के क्यू बाय आर हो जाएगा, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यदि हम एक रैंडम पॉइंट लें, थर्ड केस यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें और हम एक एट अ जनरल पॉइंट, यदि हम पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट पे लेने का कोशिश करें पता करने का कि हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है P और इसके कारण, इस डाइपोल के कारण एक रैंडम पॉइंट P है which is making an angle of theta with the डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली ये इधर की तरफ ये एक r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर, P वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। सो यदि हमें P पॉइंट पे पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट हो जाएगा ये इधर की तरफ P cos थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ P sin थीटा होगा, क्योंकि डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो यदि ये हॉरिजॉन्टल में तो इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब P cos थीटा, P पॉइंट जो है P cos थीटा के लिए दिस पॉइंट बिकम्स एन एक्सियल पॉइंट, ये पॉइंट जो है P cos थीटा के लिए एक्सियल बन जाता है, और ये जो पॉइंट P sin थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल बन जाता है। सो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो P cos थीटा प्लस P sin थीटा दोनों के कारण होगा। P sin थीटा के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनी आइडिया? P sin थीटा के कारण पोटेंशियल क्या होगा, कोई बता सकता है? ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? एवरीबडी ट्राइंग, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मैं P cos थीटा और P sin थीटा कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो P sin थीटा के कारण जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा P sin थीटा के कारण? क्योंकि पॉइंट P जो है P sin थीटा के लिए एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, और ऊपर में हम लोगों ने डिराइव किया है कि V is 0 on the equatorial point and V is present on the axial point। तो बेसिकली P sin थीटा के लिए यदि हम P sin थीटा लेते हैं इस तरह से, तो ये जो पॉइंट P है देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इसीलिए P sin थीटा के कारण पॉइंट P पे कुछ भी पोटेंशियल नहीं होगा, बस P cos थीटा के कारण होगा। और P cos थीटा के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल। क्यों ये Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने जो पोटेंशियल निकाला है, पोटेंशियल Kp अपॉन आर स्क्वायर निकाला है, तो P के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, P cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर पोटेंशियल आ जाता है। तो बेसिकली अब क्या हो गया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक तरफ अब आप डाइपोल के लिए लिखेंगे, ठीक है, आज जाके एक तरफ डाइपोल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑन इट्स एक्सिस क्या फॉर्मूला है, ऑन इट्स इक्वेटर क्या फॉर्मूला है, एंड एट अ जनरल पॉइंट क्या फॉर्मूला है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
on its axis, on its equator, at a general point. क्या फॉर्मूला है ये आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। डाइपोल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठा इस तरह से कर लेना है आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा जस्ट टू सी कि आपके ये समझ में आया या नहीं आया जो मैं अभी बताया हूं। सो क्वेश्चन इज कि फाइंड द वर्क डन in moving a charge q from point A to point B in a field created by a dipole of dipole moment P as shown। तो हमारे पास क्या है कि एक डाइपोल दिया गया है, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और इस डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट B और एक पॉइंट इधर की तरफ A है। ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है। आप एक चार्ज Q को पिक करते हैं A पॉइंट से और आप उस चार्ज को पॉइंट B पे लाते हैं, ठीक है। और आपको पता करना है व्हाट इज द वर्क डन, कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा A पॉइंट से B पॉइंट पे एक कैपिटल Q चार्ज को लाने के लिए, यदि वो एक डाइपोल मोमेंट P के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो। सो जस्ट कैलकुलेट दिस, आई विल गिव यू 4 मिनट्स, जस्ट इसे कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आता है। ये डिस्टेंस B का, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, ये मैंने दे रखा है। और डाइपोल बहुत ही छोटा है, डाइपोल इज वेरी स्मॉल डाइपोल। सर -13/20 kpq। के पी क्यू, चलिए जस्ट एक मिनट रुक जाइए, आई विल गिव 1 मिनट मोर टू एवरीबॉडी, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ ये। लेट्स सी कि आपका आंसर के पी क्यूब कह रहे हैं, ठीक है। सर क्यूब नहीं, क्यू। ओके क्यू क्यू, ओके ओके। सो लेट्स सी, देखिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो अब वर्क डन हमें एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन पता करना है,
ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना वर्क डन है। हमसे पूछा जाता कि फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो फिर कुछ और हो जाता आंसर। सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। सो डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं क्यू, दैट इज चार्ज, इनटू चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज वीबी माइनस वीए। बी पे ले जा रहे हैं और ए से ले जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस विल बी वर्क डन। और यहाँ पे हम वीबी पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है यहाँ साइड में लिख देते हैं, वेयर पोटेंशियल इज केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल पता करूं, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा के इंटू पी, आर डिस्टेंस जो है दैट इज 2 मीटर, सो आर 2 स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या लेना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये थीटा जो होता है ये बेसिकली पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। सो यहाँ पे जो एंगल हमें लेना होगा वो ये वाला एंगल लेना होगा, दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू टेक फॉर ए पार्ट। तो बेसिकली दैट इज व्हाट, दिस इज 180 minus 53, so I can write here this is cos 180 minus 53, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ए। इसी तरह से पोटेंशियल एट बी जो होगा दैट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 1 है, और कॉस इसके लिए कितना हो जाएगा, फॉर दिस द कॉस विल बी 37 डिग्री, ये यहाँ पे जो कॉस होगा दिस विल बी जस्ट 37 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 37 डिग्री होगा, तो आई कैन राइट हियर दिस इज के पी कॉस 37। सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन 4 एंड कॉस 180 minus 53, so I guess this is how much, minus 3/5 हो जाएगा, minus 3/5, so basically how much this is, minus 3 kp upon 20, और यहाँ पे हो जाएगा 4/5, so this is 4/5 kp। so हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा that is q times vb minus va, that is 4/5 kp minus 3 kp upon 20। So the answer that we'll be getting is Q, और यहाँ पे हमारे पास 20 कॉमन LCM ले लेते हैं, so this is 4 times 16 kp plus and this is 3 kp, so we have 19 upon 20 kp Q, this is the answer to the work done। Is this fine, ये समझ में आया? Yes sir। Any problem with anybody? देखिए बेसिकली बस है तो बहुत ही आसान, बट कैलकुलेशन का एरर कर सकते हैं, तो वही कैलकुलेशन मुझे दिखाना था कि बेसिकली एंगल का एरर कर सकते हैं, और तो कोई भी एरर नहीं हो सकता। द ओनली एरर दैट यू विल डू विल बी ऑफ एंगल, एंगल जो है वो आर और पी वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया था चिन्मय? सर वही एंगल गलत लिया था मैंने, इसलिए -13/20 आया था। ओके ओके ओके, तो आप समझ में आया एंगल किस तरह से लेना है, एंगल विल ऑलवेज बी बिटवीन आर एंड पी वेक्टर। यस सर। ठीक है, 180 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, वेक्टर में जैसे एंगल लेते थे वेक्टर्स क्लियर रहना चाहिए। हाँ आदित्य बोलिए, आपको क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत हुआ आदित्य? नो सर इट्स ओके सर, वो एंगल सर थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ओके ओके, अब समझ में आया एंगल का? यस सर। ठीक है, तो एंगल बस यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। अब हम क्या करना यहाँ चाह रहे हैं कि हम डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता किया। अब हम कोई डाइपोल ले रहे हैं और उसे दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दो सिचुएशंस देखना है। दो सिचुएशन क्या देखना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार हम समझ गए कैसे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब हम समझेंगे कि डाइपोल पे क्या असर होगा जब डाइपोल को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डाइपोल
placed in a uniform electric field. तो हम एक डाइपोल को लेते हैं, एक डाइपोल को, और उस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो पैरेलल होता है इस तरह से, और हम इसमें एक डाइपोल को प्लेस करते हैं. लेट्स से इस तरह से प्लेस किए. इस साइड एक चार्ज है -q, इधर की तरफ एक चार्ज है +q. लेट्स से कि डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कन्वीनियंस के लिए हमने 2a ले लिया है. तो अब जो फोर्स इस पे लग रहा होगा डाइपोल पे, सो द फोर्स एक्टिंग हियर विल बी प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में q इंटू ई फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो यहाँ पे फोर्स P होगा, दैट इज ऑल्सो Q टाइम्स E. सो फोर्सेस जो लग रहे हैं यहाँ पे वो बराबर फोर्सेस लग रहे हैं. सो हम कहते हैं कि जब भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0. तो नेट फोर्स यदि 0 एक्ट करता है तो बेसिकली डाइपोल के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है. तो डाइपोल में देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन. सो कभी भी हम एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो डाइपोल जो है वो मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन यदि हम इसी को देखें तो ये जो है सेंटर के अबाउट एक टॉर्क जनरेट कर रहा होगा. इट विल बी जनरेटिंग अ टॉर्क अबाउट सेंटर. ये सेंटर पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जनरेट कर रहा होगा, बिकॉज these two forces equal and opposite फोर्स को हम कपल कहते हैं. तो बेसिकली ये जो फोर्स होगा ये इसे रोटेट करने का कोशिश करेगा. तो यहाँ पे कैसे रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश कर रहा है. तो बेसिकली इसके कारण हम पता करेंगे व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग. तो टॉर्क पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इसीलिए टॉर्क पता करना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि ये a है और हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल के एंगल यदि हम कर लेते हैं -4 से +4 इधर की तरफ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम कितना कह सकते हैं, a sin थीटा कह सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज a sin थीटा. सिमिलरली ये जो फोर्स है, इस फोर्स का भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो a sin थीटा हो जाएगा. सो आई कैन से दैट नेट टॉर्क एक्टिंग जो होगा वो हो जाएगा QE इंटू a sin थीटा प्लस QE इंटू a sin थीटा. और दोनों ही टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने बीच में प्लस साइन रखा है. तो बेसिकली ये जो टॉर्क हो जाएगा ये हो जाएगा 2QE a sin थीटा. तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं Q इंटू 2 इंटू a इंटू e इंटू साइन थीटा. तो 2q इंटू a जो होगा दैट इज नथिंग बट दिस इज p. इसे ही हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. तो दिस बिकम्स pe sin थीटा. तो बेसिकली यदि हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करें तो हम इस टॉर्क को इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, हम डायरेक्शन के लिए इसे p क्रॉस e. इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंक्लूडेड है. This will also tell us about the direction also. So basically whenever we placed a dipole in an electric field, uniform electric field, तो उसमें translational motion तो नहीं हो रहा होता है, but there is possibility of rotational motion. But वहां पे rotational motion का possibility start हो जाता है. So a dipole placed in uniform electric field will not face any translational motion, but a dipole placed in uniform electric field will experience a rotational motion. और इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो P क्रॉस E हो जाएगा. Now my question to you is, when will the torque be 0? टॉर्क कब 0 होगा, बता सकते हैं टॉर्क कब 0 होगा? सर जब डाइपोल हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा तब. जब sin थीटा का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा.
जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा। और ये कब होगा साइन थीटा का वैल्यू? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में प्लेस्ड है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा। ये थीटा 0 डिग्री के लिए और ये थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए। ठीक है, ये दो सिचुएशन है जिसमें टॉर्क 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इन दो सिचुएशन को क्या कहेंगे? जब टॉर्क 0 होता है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? जब टॉर्क 0 होता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा डाइपोल का? ऑलवेज। ऑलवेज होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क डाइपोल का रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180, टॉर्क 0 के लिए। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल अ डाइपोल बी इन इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अब मैं यहां पे शब्द यूज कर रहा हूं कि व्हेन विल डाइपोल बी इन इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम 0 या 180 डिग्री पे होगा, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री, इस कंडीशन में जो डाइपोल रहेगा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा यहीं पे आता है, व्हेन इज द डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा एंड व्हेन इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? सबको पता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब? यस सर। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस जब अगर उसे मूव करे तो वो ओरिजिनल स्टेट रीगेन कर लेता है। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उस टाइम पे मिनिमम होगा, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और जब हम उसे डिस्टेबलाइज करते हैं तो अपना पुराना पोजीशन फिर से एक्वायर नहीं करेगा। तो व्हेन इज द डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हेन इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो इन्हीं दो में से कोई एक पॉइंट जो होगा वो स्टेबल होगा और दूसरा अनस्टेबल होगा, क्योंकि यही दो पॉइंट हैं जहां पे डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है। दैट मींस इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि 0 डिग्री में से कौन सा स्टेबल है और 0 डिग्री में से कौन सा अनस्टेबल है। तो बेसिकली इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको पता करने के लिए हमें एक कैलकुलेट करना होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को देख के हम बता सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करेंगे? तो बेसिकली वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, DW जो होता है एक्सटर्नल वर्क डन, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और हम वर्क डन को DW को इस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। और हम वर्क डन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू का फंक्शन आ जाएगा। और यदि हम इसे वर्क डन एक ऐसे पॉइंट से कर रहे हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हमें पता हो, तो बेसिकली ये हमें u दे देगा, दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे u दे देगा। तो हम ऐसा पॉइंट पता कर सकते हैं जहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, बेसिकली वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये माइनस पी डॉट ई हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई। सो बेसिकली दिस पोटेंशियल एनर्जी u मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये u मिनिमम जब होगा जब ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो u मिनिमम इज माइनस पीई और u मैक्सिमम जो हो जाएगा वो प्लस पीई हो जाएगा।
और ये कब होगा, ये होगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, और प्लस पी कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली जब हमारा डाइपोल 0 डिग्री पे रहेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और जब हमारा डाइपोल 180 डिग्री पे रहेगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज इट फाइन? ये समझ में आया सबके? एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस सर। ये पोटेंशियल एनर्जी समझने में, क्योंकि वर्क डन दो तरीके से लिखते हैं, वर्क डन एफ इंटू डी एक्स इंटीग्रल भी होता है, और वर्क डन टाउ इंटू डी थीटा इंटीग्रल भी होता है। सो दिस यू शुड नो कि रोटेशनल मोशन में वर्क डन टाउ डी थीटा हो जाता है। नाउ जब भी whenever whenever a body is in stable equilibrium, जब भी एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो वहां पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चन ऑफ SHM। जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो हम हमेशा एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसमें क्या टेंडेंसी रहता है, उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने पुराने पोजीशन पे वापस आने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इफ आई डिस्टर्ब अ पार्टिकल स्लाइटली इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि इफ अ डाइपोल of moment p and moment of inertia I is placed in a uniform electric field E, then find its time period of oscillation for small angular डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें मैंने एक छोटे से डाइपोल को प्लेस कर दिया है जिसका P डाइपोल मोमेंट है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो रखा है, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्मॉल ऑसिलेशन। सो जस्ट सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आता है।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सी बता देता हूँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताता हूँ। So basically in this question मैं कह सकता हूं कि if displaced slightly, यदि slightly displace करते हैं तो इस पे जो टॉर्क एक्ट करेगा वो PE sin थीटा एक्ट करेगा। Since थीटा इज स्मॉल, यदि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा जो होगा नियरली थीटा के बराबर होगा। तो मैं टॉर्क को लिख सकता हूँ PE टाइम्स थीटा लिख सकता हूँ। और मुझे पता है टॉर्क जो होगा वो I टाइम्स अल्फा होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो अल्फा जो होगा वो हो जाएगा PE I इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसे हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर जो होगा दैट इज PE बाय I हो जाएगा। सो बेसिकली टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नाउ आदित्य has asked me what is neutral equilibrium। ठीक है, सो बेसिकली इक्विलिब्रियम तीन तरीके का होता है। दिस इक्विलिब्रियम, so this equilibrium is stable, unstable and neutral। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यदि हम किसी भी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस अपने पुराने जगह पे आने का कोशिश करता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम यदि किसी भी चीज को अपने जगह से डिस्प्लेस करते हैं तो वो अपने पुराने जगह से दूर भाग जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो जिस नए जगह पे रखते हैं वही उसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाता है। जैसे कि यदि हम एक पहाड़ ले लें और खाई और उसके बाद समतल जमीन ले लें, तो इस पहाड़ के चोटी पे यदि इसके टॉप पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें, एक खाई में एक ऑब्जेक्ट को रखें और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट को रखें, तो जो ये वाला है दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप थोड़ा सा भी हिलाइएगा तो ये वापस अपने पुराने जगह पे नहीं आएगा, अपने पुराने जगह से दूर भाग जाएगा। दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे थोड़ा सा भी साइड में डिस्प्लेस कीजिएगा तो ये वापस अपने पुराने ही जगह पे आ जाएगा। और ये जो है दिस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कीजिएगा तो जिस नए जगह पे रखिएगा उसी जगह पे रह जाएगा। तो बेसिकली इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये मैक्सिमम होता है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है। मतलब इसके आसपास वाले जो पॉइंट हैं, आसपास वाले पॉइंट के कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। मिनिमम का मतलब हुआ कि आसपास के बगल कंपैरिजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम हो गया। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम, मिनिमम एंड कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एक बॉडी जिसका पोटेंशियल एनर्जी उसके दाएं बाएं सेम है तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। एक बॉडी जिसका पोटेंशियल एनर्जी दाएं बाएं जो है ले जाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाता है तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मिनिमम वाले पोजीशन पे है। तो आई होप ये समझ में आया आदित्य आपके स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड थिंग यहाँ पे, दैट इज dipole in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जो रहता है वो 0 लग रहा होता है। डाइपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लग रहा होता है। ठीक है, और डाइपोल को जब एक नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लग रहा होता है। और डाइपोल को जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल का एक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो जाता है। देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो ऑफ द डाइपोल। तो हम लोगों ने तीनों चीजें देखी, फोर्स 0, टॉर्क PE sin थीटा
and potential energy P cos theta. Now what I'll be talking about is dipole in non-uniform electric field. यदि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब बदल रहा है, और उस फील्ड में यदि हम एक मान लेते हैं कि हम एक डाइपोल रखते हैं, लेट्स से वी हैव अ डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पे E1 है और इधर की तरफ E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे जो होगा वो अलग अलग होगा, पहले सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रह रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा दैट इज Q टाइम्स E1, और इस पे एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज Q टाइम्स E2। आई एम कंसिडरिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। सो इस बार जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स DF कह देते हैं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, DF ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये हो जाएगा QE2 माइनस QE1। इस तरह से हम नेट फोर्स दे सकते हैं। मैं ये यहाँ पे मान रहा हूँ कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है, ठीक है, मॉड लेके उस चीज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट लेट्स दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल जो हो जाएगा दैट इज Q टाइम्स E2 माइनस E1 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये डाइपोल जो है बहुत ही स्मॉल डाइपोल है, इफ इट इज अ स्मॉल डाइपोल। क्यों मैं स्मॉल डाइपोल ले रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो हमारे पास आएंगे उसमें स्मॉल डाइपोल ही होगा। तो यदि ये एक स्मॉल डाइपोल है तो इस डाइपोल के राइट से लेफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो dr, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स है डाइपोल पे, दिस DF ऑन डाइपोल, DF on dipole, this is Q, और यहाँ पे ये जो E2 minus E1 है इसे मैं DE लिख सकता हूँ। I can write this as DE, that is small change in electric field. Why small change in electric field? Because वो दो पॉइंट्स जो है वो बहुत ही आस पास हैं, इसीलिए मैं इसे DE लिख दे रहा हूँ, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ DR से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ DF on dipole is equal to Q into dr upon DE by dr। अब यहाँ पे Q into dr क्या हो जाएगा, this Q into dr is nothing but this is dipole moment, charge into distance between the charge, distance between the charge मैंने क्या ले रखा है, dr ले रखा है, तो distance between the charge into the charge क्या कहते हैं, dipole moment कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DF on dipole, that is P into DE by dr, that is rate of change of electric field। so ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, this is the net force acting on the dipole। पहले नेट फोर्स कितना था, पहले नेट फोर्स जो था वो 0 था, अब नेट फोर्स कितना है, अब नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है डाइपोल पे, और इस बार कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, डाइपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे इस फॉर्मूला के साथ। नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल बी डूइंग, विल बी सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। नेट फोर्स जो लग रहा है डाइपोल में, इस फॉर्मूला का हम एप्लीकेशन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो बेसिकली देयर आर सम वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच कैन बी मेड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला P into DE by dr। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस, ये वाला जो फॉर्मूला है प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूला जो मैंने अभी सबसे लास्ट में बताया, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसमें बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है विच कैन बी इजिली डन। सो लेट्स स्टॉप हियर, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क कि यदि मैं मॉर्निंग में क्लास रखूं, सो हाउ विल बी फॉर आदित्य एंड संस्कृति हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? If you all don't want to speak, you all can only type कि comfortable, not comfortable, ठीक है, मतलब I just want to have a idea, जल्दी बता दीजिए। ओके ठीक है, नो इट्स फाइन, ठीक है। इज दिस टाइम फाइन, ये टाइम सही है सबके लिए? ठीक है, ये टाइम चलिए, इफ इट्स फाइन फॉर एवरीबॉडी देन नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक सेशन रखना चाहूंगा, ठीक है, मींस आई लाइक टू कीप अ सेशन आल्सो
काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक सेशन रखना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स पे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या सब फोकस करना है और कहाँ से फोकस करना है और कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करना है, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस क्लासेस में थ्योरी पे रहता है. सो आई विल बी कीपिंग अ सेशन ऑल्सो जिसमें और भी लोग होंगे, नॉट ओनली यू पीपल विल बी देयर. I'll be calling other people also. Just that will be a help session on this. हाँ, एक्स्ट्रा यू कैन सी, यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वो ग्रुप जो है हमने बनाया व्हाट्सएप पे, उस पर पोस्ट कीजिए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन. ठीक है, मैं वहां पे कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो सब पोस्ट कीजिए. इट विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो. इज इट फाइन? फील फ्री टू आस्क. हाँ, 11 12 एनीथिंग यू कैन आस्क. ठीक है, चलिए, let's end this session today then. Thank you.